फ्रांस की क्रांति के पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था राष्ट्रीय सभा के कार्य, और आपको एक चीज और पता चल गई थी कि उस समय तक एक संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, और जिसने संविधान का निर्माण किया और आगे के सारे नियम और कानून जो भी थे वो लागू किए। ये संविधान सभा जो थी वो कोई और नहीं, एक तरह से राष्ट्रीय सभा का ही क्या थी, परिवर्तित रूप थी। ठीक है, तो ये संविधान सभा क्या थी, राष्ट्रीय सभा का ही परिवर्तित रूप थी। अब एक चीज बताइए, जो राष्ट्रीय सभा थी, राष्ट्रीय सभा अपने आप को किसने घोषित किया था, तृतीय वर्ग ने। ठीक है, जो मध्य वर्ग थे, देखिए जो तृतीय वर्ग थर्ड स्टेट था उसके जो प्रतिनिधि थे किस पे, जनरल स्टेट में, स्टेट जनरल में। ठीक है, तो उसके जो प्रतिनिधि थे वो अधिकांश प्रतिनिधि मध्य वर्ग के थे, और मध्य वर्ग के ही प्रतिनिधियों ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया, और आगे चलकर यही राष्ट्रीय सभा एक संविधान सभा के रूप में प्रस्तुत की गई। ठीक है, और क्या क्या कार्य किए ये आपने देखा, और राष्ट्रीय सभा के द्वारा जो किए गए कार्य थे, जो संविधान का जो निर्माण किया गया, वो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी था, लेकिन अगर नेगेटिव वे पे देखें तो नेगेटिव भी थी। जैसा कि आप सबने जाना था कि जो मध्य वर्ग था राष्ट्रीय सभा में, जिनके प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी, जो मध्य वर्ग था आर्थिक रूप से क्या था, सक्षम था, केवल समाज में खुद को सही स्थान दिलाने के लिए इसने सारी जो क्रांति थी और नेतृत्व था वो सब किया। आगे चलकर जब सारी सत्ता, आपने जाना कि 1789 से जब से क्रांति होती है और 1791 तक लगभग 2 सालों का जो समय था वो राष्ट्रीय सभा का रहता है। राष्ट्रीय सभा के ही हाथ में सारी शक्ति दे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मध्य वर्ग अब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारे कार्य करने लगते हैं। निम्न वर्ग के लिए मेनली जिसके कारण ये क्रांति की गई थी, जो सचमुच परेशान थे उनके लिए इतना, अगर इन्होंने जो भी कानून बनाए, ठीक है, संविधान में जो जो कानून बनाए उनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो कि निम्न वर्ग पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, और जो समाज था उसको कई सारे भागों में विभाजित कर दिया गया। अब अंतर यहाँ पर यह था कि वह विभाजन वर्ग के आधार पर नहीं किया गया था। ठीक है, तो ऐसे भागों में विभाजित कर दिया गया कि जो एक विभाजन था वो ऐसा था कि जो वोट देने के लिए सक्षम था, वोट दे सकता था, और एक विभाजन ऐसा कर दिया जो कि वोट नहीं दे सकता था, जो कि सही नहीं था। ठीक है, तो राष्ट्रीय सभा आगे चल करके इसके कई सारे नेगेटिव कार्य भी दिखने लगते हैं, और ये स्वयं की पूर्ति के लिए ही सारे कार्य करती है, मतलब स्वयं को जिसमें राष्ट्रीय सभा का लाभ हो वही कार्य ये करने लगते हैं। निम्न वर्ग का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। 1789 से लेकर के 1791 तक अच्छे से इन्होंने शासन किया, पूरा संविधान का गठन किया, और सारे जो जो भी कार्य आपने पढ़े वो सारी चीजें की। अब 1791 में क्या होता है आकर के कि ये एक व्यवस्थापिका सभा के गठन के लिए एक अनुशंसा रखते हैं। व्यवस्थापिका सभा की एक व्यवस्थापिका सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। आ रहा है समझ में? अब इनके अनुशंसा के आधार पर सितंबर 1791 में जो ये संविधान सभा, राष्ट्रीय सभा वाली जो संविधान सभा थी, इसे भंग कर दिया जाता है। आगे समझ में, 1791 में जो राष्ट्रीय सभा, ये संविधान सभा, ये व्यवस्थापिका सभा के गठन की अनुशंसा करती है, और 1791 में संविधान सभा को कर दिया जाता है भंग। और संविधान सभा के भंग होने के पश्चात लगभग 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, अब शासन चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, कानून बनाने के लिए, व्यवस्थाएं देखने के लिए। तो व्यवस्थापिका सभा का तुरंत जैसे ये भंग होता है वैसे 745 सदस्यों की एक व्यवस्थापिका सभा का गठन कर दिया जाता है। व्यवस्थापिका सभा जो गठित होती है इसमें 2 तरह के दल शामिल होते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख रही हूं मैं, ये है 1791 की बात, गठित होती है व्यवस्थापिका सभा। व्यवस्थापिका सभा, और इस व्यवस्थापिका सभा में 45 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं। इनके द्वारा गठित होती है व्यवस्थापिका सभा, और व्यवस्थापिका सभा के 2 दल होते हैं। ठीक, इनके 2 दलों में से जो पहला दल था
उसका नाम था वैध राजसत्तावादी। देखिए, अगर आप पीएससी की बात करेंगे तो इतनी डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आप कभी यूपीएससी भी दोगे तो ये सारी चीजें उसमें काम आएंगी। ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए क्या था कि 2014 में जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो सिलेबस चेंज होने के बाद क्या कभी कभी 2014 का पेपर देखेंगे तो इतना इजी पेपर आपको लगेगा, तुरंत जो भी टॉपिक है केवल उसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए। 15 में भी लगभग ऐसा ही हुआ। ठीक है, 16 और फिर 17 से मिलनी जब आए, 17 से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। जैसे पहले फ्रांस की क्रांति के कारण लिखिए, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव लिखिए, और हालांकि इतना ज्यादा टफ नहीं आया है, लेकिन 16 या 17 की बात करें तो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब अंदर से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपरी तौर के जो क्वेश्चन थे वो अब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करने का ट्रेंड नहीं है, आपको पता है, तो क्वेश्चन रिपीट ना हो इसलिए टॉपिक के अंदर जाया जाता है। इसीलिए जब हम पढ़ें तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि चाहे टॉपिक से पूछा जाए या टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए, हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ। तो व्यवस्थापिका सभा के दो दल थे, एक था वैध राजसत्तावादी और जो दूसरा दल था वो था गणतंत्रवादी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका नाम क्यों था ऐसा। वैध राजसत्तावादी, इसके नाम से ही पता चल रहा है। जो वैध राजसत्तावादी दल था, यहां पर लिख रही हूं, जो वैध राजसत्तावादी दल था वो लड़ाई में बिल्कुल भी एग्री नहीं था। ठीक है, ये क्या चाहता था कि वैध तरीके से क्या हो, फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था आए, वैध तरीके से क्या हो, फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाए। आ रहा समझ में। और लड़ाई के पक्षधर, युद्ध के पक्षधर ये नहीं थे, क्रांति को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन गणतंत्रवादी कौन थे? गणतंत्र से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी भी हालत में ये गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और राजतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो कि आगे चलकर होता है। ठीक है, अब ये क्या थे? युद्ध के पक्षधर नहीं थे, लेकिन जो गणतंत्रवादी थे ये युद्ध के पक्षधर थे। तो आगे चलकर क्या होता है, इन्हीं का राज्य स्थापित हो जाता है एक तरह से, और इन्हें दबा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गणतंत्रवादी थे वही, और युद्ध के भी पक्षधर थे, इस कारण से। आ रहा है समझ में। देखिएगा, व्यवस्थापिका सभा का गठन होता है, इनके दो दल होते हैं, एक वैध राजसत्तावादी, एक गणतंत्रवादी। ठीक है, दोनों को आपने समझ लिया कि ये कैसे कैसे दल थे, इनके अंतर्गत किस किस प्रकार के व्यक्ति थे। अब हम आते हैं गणतंत्रवादी में, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं का वर्चस्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गणतंत्रवादी की। ठीक है, अब इनका कोई इतना ज्यादा अस्तित्व नहीं रह जाता, इनका कोई रोल नहीं है। अब आगे है गणतंत्रवादी का रोल। गणतंत्रवादी तो आपने जाना ही कि ये किसी भी हालत में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, राजतंत्र के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी इसके ये घोर विरोधी थे। आगे चलकर गणतंत्रवादी थे भाई, उग्र थे। अब आपको पता है जो उग्र लोग होंगे, अगर दो उग्र व्यक्ति मिल जाते हैं, इनकी विचारधारा अलग होती है, इनकी विचारधारा अलग होती है, होते दोनों ही उग्र हैं। इसी तरह से विचारधारा के आधार पर भी गणतंत्रवादियों के दो गुट रहते हैं। गणतंत्रवादियों के रहते हैं, मैं बात कर रही हूं अभी 1791 की। गणतंत्रवादियों के भी रहते हैं दो गुट, एक रहता है जीरोंदिस्ट और दूसरा रहता है जैकोबियन। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लेंगे तो फिर भूलेगा नहीं है। जो जीरोंदिस्ट थे, देखिए जीरोंदिस्ट जो दल था ना, इसमें ऐसे ज्यादातर व्यक्ति शामिल थे जो कि जीरोंद नामक प्रांत, जीरोंद एक प्रांत का नाम था, जीरोंद प्रांत के ही अधिकतर व्यक्ति जो थे वो इस दल में शामिल थे, इस कारण इसका नाम रख दिया गया था जीरोंदिस्ट दल। ठीक है, अब अगर इसके नामकरण पे आए तो एक था जैकाबो नामक चर्च, जैकाबो नामक वहां पर एक चर्च हुआ करता था, और इसी चर्च के नाम पर इनका जो जैकोबियन के सदस्य थे, इनका नाम पड़ गया था जैकोबियन। जो जैकोबियंस थे वो वहां के उसके जो सदस्य थे जैकोबियन दल के, वो जैकाबो गिरजाघर में जाकर के अपनी गुप्त सभाएं किया करते थे। ठीक है, तो इस कारण इनका नाम पड़ गया क्या, जैकोबियंस। अब हम देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या था विचारधाराओं में। जो जीरोंदिस्ट की अगर बात करें,
ठीक है। जिरोंदिस्त की अगर बात करें तो इस दल के जो सदस्य थे वो काफी शिक्षित थे, बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान थे, सुसंस्कृत भी थे। ठीक है। लेकिन सबसे जो वीक पॉइंट था इनका वो ये था कि ये एक कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध नहीं हो पाए। कुशल राजनीतिज्ञ ना होने की वजह से जो पेरिस की भीड़ थी उस भीड़ पर इनकी जो पकड़ थी वो बहुत कमजोर थी। आ रहा है समझ में? देखिए एक राजनेता क्या करता है, अगर हम बोला जाए कि अपनी भाषाओं के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ही जनता को कंट्रोल करके रखा। अपने मोदी जी को ही देख लीजिए, ठीक है। वही चीज जो था वो जिरोंदिस्त के अंतर्गत नहीं था। हम समझ लेते हैं कि ये मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह क्या थे? काफी शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन एक तरह से देखा जाए राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन इतने ज्यादा शिक्षित थे और ज्यादा मोदी के जैसा, मतलब समझ रहे हैं, अब यहाँ पर हम राजनीति पर नहीं आएंगे, तो उसी प्रकार से थे ये। ज्यादा राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इस कारण पेरिस की जो जनता थी इन्हें ज्यादा जानती भी नहीं थी, मतलब इनकी ज्यादा बातें भी नहीं माना करती थी, ठीक है। और जो ये थे जैकोबियन दल था, जो ये युद्ध के घोर पक्षधर थे। कुछ भी हो जाए हमें युद्ध करके लेना है, ठीक है, राजतंत्र को समाप्त करना है। युद्ध के क्या थे? घोर पक्षधर थे। इसके अलावा जो पेरिस की भीड़ थी, इस पर, पेरिस की भीड़ पर इनकी जोरदार पकड़ थी। पेरिस के भी, ये भी बुद्धिमान थे, ये लोग भी शिक्षित थे, लेकिन राजनीतिज्ञ भी थे ये साथ में। और पेरिस की भीड़ पर भी इनकी जोरदार पकड़ थी, क्योंकि ये क्या थे? कुशल राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। और जैकोबियन दल के सदस्यों की अगर कुछ सदस्यों की बात कर ले तो आपने शायद कभी पढ़ा होगा, तो नाम सुना होगा, दांते और रोबेस्पियर। दांते और रोबेस्पियर ये थे, और बहुत सारे थे, मैं मुख्य सदस्यों का नाम ले रही हूँ। तो ये थे जैकोबियन दल के सदस्य। और अगर जिरोंदिस्त दल की बात करें तो इसमें थे थॉमस पेन, इसनार, पेशियो आदि। इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद होगा तो बस थोड़ा बहुत याद रखे रहिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपने देख लिया, ये बढ़ गए थे जिरोंदिस्त और जैकोबियन में। अब देखिए था क्या, जब इलेक्शंस हुए थे 1791 में, तो इलेक्शन में ज्यादा जो संख्या थी वो थी जिरोंदिस्त दल के सदस्यों की, ठीक है। और ज्यादा जो वोट्स आए थे, जो बहुमत था वो भी था जिरोंदिस्त दल का। लेकिन बार बार मैंने बता रही हूं, ये क्या थे? राजनीतिज्ञ नहीं थे। इस कारण इन्होंने अपनी कूटनीतिक क्षमता के आधार पर सारी शक्ति अपने ऊपर ले ली। आ रहा है समझ में? बहुमत था इनके पास, लेकिन कूटनीतिक क्षमता के आधार पर जैकोबियन दल के सदस्यों ने सारी शक्ति अपने ऊपर ले ली और आगे का जो शासन प्रशासन है वो अपने हाथों में ले लिया। आगे समझ में? अब आगे चलकर शुरू होता है जैकोबियंस का काल। और ये सारी जो प्रोसेस है, इलेक्शंस, ये सब होते होते लगभग 1 वर्ष बीत जाते हैं। 1791 से ये सारी चीजें शुरू होती हैं और ये सब होते होते वर्ष 1792 में आकर के ये सारी चीजें खत्म होती हैं। और 1792 से आगे शुरू होता है नेशनल कन्वेंशन का काल। नेशनल कन्वेंशन का काल, ठीक है। और नेशनल कन्वेंशन के काल में जो मेन बात रही वो वही रही कि जो शासन की बागडोर थी इस समय पर, मजबूत जो पकड़ थी वो थी जैकोबियंस के पास, ठीक है। वो किसके पास थी? जैकोबियंस के पास थी। अब जैकोबियंस को ही सारी जो सरकार की जो सत्ता थी, जो शासन की सत्ता थी, वो सारी संभाली थी। कानून लागू करने थे, पुराने जो संविधान है उनमें कुछ संशोधन करना, या नया संविधान लागू करना, ये सब अब इनके हाथ में आ गया था, ठीक है।
लगभग अब बोला जाए कि ये तीसरा चरण फ्रांस की क्रांति। देखिए कई सारे आप लोगों ने चरण देखे, पहले था राजतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सभा का काल आता है, उसके बाद अब व्यवस्थापिका सभा का काल आ जाता है और राष्ट्रीय कन्वेंशन का काल आ जाता है। तो ये लगभग तीसरा चरण शुरू हो चुका था, ठीक है। अब इनके पास थी सत्ता, अब नेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत सारे सुधार करने थे। अब सुधार करने के लिए अब इनके पास बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं क्या क्या थी? समस्याएं ये थी कि जो राजा है, राजा का जो शाही जितना भी अंदाज है, जो शाही शक्तियां जो है उसके पास, उन शक्तियों को खत्म करके राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। आ रहा है समझ में? राजा की जो शाही शक्तियां हैं उसे खत्म करके, शाही दायित्वों से उसको मुक्त करके उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। अगली जो समस्या थी वो ये थी कि अपने फ्रांस को, अपने देश को विदेशी शत्रुओं से कैसे बचाया जाए, ठीक है। कई सारी इनके पास समस्याएं थी। भ्रष्टाचार, सेना का पुनर्गठन कैसे किया जाए, जो निम्न वर्ग था। हाँ, एक चीज और, जो जैकोबियंस ने आगे चल के जो कार्य किया था, इसमें इन्होंने निम्न वर्ग को ध्यान में रखा था। जिस प्रकार राष्ट्रीय सभा में मध्यम वर्गों को केवल उनके हित को साधते हुए कार्य किया जा रहा था, बट जैकोबियंस काल में राष्ट्रीय कन्वेंशन में अगर देखें तो निम्न वर्गों के हितों का भी ध्यान दिया जा रहा था। तो ये सारी क्या थी इनके पास समस्याएं थी। अभी क्या क्या कार्य करते हैं नेशनल कन्वेंशन के दौरान? फ्रांस के लिए एक नए पंचांग की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। फ्रांस के लिए एक नए पंचांग की स्थापना कर दी जाती है नेशनल कन्वेंशन के दौरान। दूसरा सबसे बड़ा जो कार्य है वो ये किया जाता है कि पूरी तरह से राजतंत्र की समाप्ति कर दी जाती है। राजतंत्र की समाप्ति कर दी जाती है। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके जो लुई 16वां था वहां का शासक, उसको मृत्युदंड दे दिया, ठीक है, ताकि जो शाही जो भी राजतंत्रात्मक प्रणाली है वो एकदम से खत्म हो सके। तो शासक को दे दिया गया था मृत्युदंड और पूरी तरह से राजतंत्रात्मक प्रणाली जो थी अब समाप्त हो चुकी थी और पूरा जो सत्ता थी वहां के शासन का जो बागडोर था वो आ चुका था नेशनल कन्वेंशन के ऊपर। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। अब इस स्थिति में इसकी समाप्ति के पश्चात और ज्यादा दायित्वों का जो बोझ है वो नेशनल कन्वेंशन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे कार्य इन्होंने किए। अब इसी दौरान क्या होता है कि मैंने क्या बताया था आपको कि दो दल थे, किनके? गणतंत्रवादियों के भी, एक जैकोबियन था और एक जिरोंदिस्ट था। आगे चल करके ये सारी चीजें जैकोबियन के द्वारा होती है, लेकिन जिरोंदिस्ट अभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसके पास बहुमत था लेकिन फिर भी कूटनीतिक क्षमता के आधार पर उसको बैठना पड़ता है और जो शासन की पूरी शक्ति है वो जैकोबियंस के पास आ जाती है। अब आगे चलकर क्या होता है, जैकोबियंस और हाँ इनके द्वारा नेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत एक नवीन संविधान का भी निर्माण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, एक नवीन संविधान का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब शुरू हो जाता है जैकोबियन और जिरोंदिस्ट का संघर्ष। अभी केवल आप कहानी के समान पढ़ते रहिए, ठीक है। जो सारी चीजें वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। अब जैकोबियन वर्सेस शुरू होता है क्या? जिरोंदिस्ट। अब भाई अधिकार तो इनका था क्योंकि बहुमत इनके पास था, लेकिन शक्ति के बल पर इन्होंने अपना क्या किया? वर्चस्व जमा लिया था। अब शुरू होता है संघर्ष। अब मैंने बताया था कि जो जैकोबियंस थे वो युद्ध के घोर पक्षधर थे और जैकोबियंस में था एक नाम मैंने बताया था, रोबेस्पियर, ठीक है। इस रोबेस्पियर ने आगे चलकर उस राज्य में आतंक का राज्य फैला दिया। संघर्ष के दौरान क्या किया? आतंक का राज्य फैला दिया। जो व्यक्ति भी मतलब कुछ सच में जो विरोधी थे उन्हें भी और कुछ व्यक्तियों को बहाने से मृत्युदंड दिया गया और यह कहा गया कि युद्ध के जो क्रांति चल रही थी उसके क्या है? ये विरोधी है, ठीक है। तो कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और फांसी दे दी गई। तो रोबेस्पियर के आतंक के दौरान जितने लोगों को फांसी दी गई वह फांसी कहलाती है गिलोटिन।
जो दी गई फांसी है उनको, वो कहलाती है गिलोटिन। और 3 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है कि गिलोटिन क्या थी। तो क्या थी गिलोटिन? फ्रांस की क्रांति में रोबेस्पियर द्वारा जो आतंक का राज्य फैलाया गया था, आतंक का राज्य एक बना दिया गया था, उस दौरान जितने भी लाखों हजारों लोगों को फांसी दे दी गई थी उसे ही कहते हैं गिलोटिन। ठीक है, 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया ही था कि जो निम्न वर्ग थे उनके हितों पर बहुत ज्यादा क्या दिया गया? बल दिया गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या है ये याद रखिएगा। लास्ट में मैंने क्या बताया कि ये कहां तक आ गया, दोनों में संघर्ष हुआ। अब संघर्ष के बाद इन्होंने अपने एक नवीन संविधान का निर्माण कर ही दिया था, किसने? राष्ट्रीय कन्वेंशन के दौरान हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत एक नवीन संविधान का निर्माण हो ही गया था। अब रोबेस्पियर ने आतंक के राज्य की एक स्थापना कर दी थी। अब इसके आगे क्या होता है वो अगले वीडियो में आप देखिएगा तुरंत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।